जी हाँ, तो शुरू करते हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज यूपी मांगे उत्तर में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, मिल्कीपुर। जी हाँ, मिल्कीपुर को याद दिलाने हम आप पहुंचे हैं क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और उसकी तारीख का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है और वो नाक की लड़ाई है, वो प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वो एक तरीके से बदलापुर है। तो 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। सपा और बीजेपी दोनों दलों के लिए मिल्कीपुर सीट नाक की लड़ाई बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या सीट हार गई थी, इसी हार को बीजेपी अब तक भुला नहीं पाई। लिहाजा हार की खटास को कम करने के लिए बीजेपी के पास मिल्कीपुर सीट जीतने का मौका है। उधर हाल ही में 9 सीटों पर उपचुनाव में सपा की बुरी तरह हार हुई है। सपा भी इस हार की टीस को कम करने के लिए मिल्कीपुर जीतने की कोशिश करेगी। मिल्कीपुर सीट के चुनाव के कई मायनों में खास है। पहला ये कि ये सीट अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में आती है, दूसरा ये कि ये सीट सपा का गढ़ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या इस सीट पर योगी अपने प्रण पूरा कर पाएंगे या फिर अखिलेश यादव अपना गढ़ बचाने में कामयाब होंगे? तो आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। लेकिन ये पहले रिपोर्ट देखिएगा कि मिल्कीपुर में कैसे दावे और वादे किए जा रहे हैं। कितनी तैयारियां मिल्कीपुर को लेकर, क्या दावा करते हैं? तैयारियां देख रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। हमारी पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव को जीतेगी। और जिस प्रकार से विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा लोकसभा चुनाव में चलाया था, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के 9 उपचुनावों में दिया है। नहीं, दिल्ली के चुनाव में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और पूरे अपने कैंडिडेट हमारी सरकार वहाँ बनेगी, जीतेंगी। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे, वहाँ कैंडिडेट को उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे और उनको जिताएंगे। लोगों में चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और डर के मारे चुनाव नहीं कराया। फिलहाल चुनाव घोषणा किया है। माननीय चुनाव आयोग को मैं आभार प्रकट करता हूं और चुनाव की घोषणा का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन गुणमंत्रों के आधार पर इस मिल्कीपुर विधानसभा की में भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस के तैयार खड़ा है। प्रशासन ने कुंदरकी हो गई या कटेरी हो गई, वहाँ पे जब उपचुनाव हो रहा था तो वहाँ प्रशासन लगा के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया। तो ये मिल्कीपुर है, यहाँ पे ऐसा साजिश जो है इनकी नहीं चलेगी और वो नाकाम होगी। हम सरकार सिर्फ बनाने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम समाज के भीतर अपनी योजनाओं को ठीक प्रकार से पहुंचा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें और आम आदमी को योजनाओं से जोड़ सकें। इसका अभियान भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। ठीक है सर। तो कौन जीतेगा मिल्कीपुर? दावे और वादे आप देख ही रहे, लेकिन आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है, आज का महत्वपूर्ण सवाल है मिल्कीपुर में किसके पक्ष में माहौल है? क्योंकि सपा ने तो अपना उम्मीदवार पहले ही उतार रखा है। मिल्कीपुर उपचुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? क्या अखिलेश यादव बचा पाएंगे अपना गढ़? मिल्कीपुर में पीडीए चलेगा या कमल खिलेगा? क्या लोकसभा की हार का बदला ले पाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अयोध्या हारी थी। राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी अयोध्या हार गई, तो ये एक टीस है। और याद लल्लू सिंह को भी होगा कि अयोध्या उनके हाथ से कैसे निकल गई। तो बहुत तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे साथ आपको बता दें कि
खास मेहमान जुड़ गए, आजम खान साहब रहेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए अरविंद जयतिलक, हमारे साथ और भी खास मेहमान रहेंगे। जैसे ही चर्चा में शामिल होते हैं उनको शामिल करेंगे। हमारे साथ आनंद दुबे बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे, बलराम तिवारी वरिष्ठ पत्रकार मिल्कीपुर से जुड़ेंगे, और हमारे साथ अजीत प्रसाद भी रहेंगे जो सपा के उम्मीदवार है मिल्कीपुर से। अरविंद जयतिलक जी, कितना महत्वपूर्ण है मिल्कीपुर विधानसभा का ये उपचुनाव? देखिए जयप्रकाश जी, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है दोनों दलों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि उपचुनाव के दौरान जब मिल्कीपुर का चुनाव स्थगित हुआ तो किस तरह से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई। समाजवादी पार्टी यह कहने में पूरी तरह से गुरेज नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, इस नाते जो वहां पे चुनाव नहीं होने दे रही है। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव संपन्न हुआ और 9 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही, उसे कहीं ना कहीं आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के लिए एक भय का माहौल है। उसका कारण है, आपने देखा कि करहल में जो समाजवादी पार्टी 2022 में लाखों वोटों से जीती, वो 14,000 महज अंतर से जीतने में कामयाब रही। कुछ यही हाल शीशामऊ का भी रहा है, आपने देखा। तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। देखिए उत्तर प्रदेश जो है जातियों का खौलता हुआ कुंड है, और किस तरह समाजवादी पार्टी 2024 के इलेक्शन में इस कुंड से मोतियां तलाशने में कामयाब रही, पीडीए के जरिए वह किस तरह से नैरेटिव फैलाने में कामयाब रहे कि अगर बीजेपी जीतती है तो जो दलित हैं, ओबीसी हैं, उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। कहा जाता है ना कि राजनीति भरोसा पैदा नहीं करती, सिर्फ मौका देती है। और अखिलेश यादव ने उस मौके को भुनाने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस मौके को वह जो है मिल्कीपुर के जरिए दस्तूर बना पाएंगे, या उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ मुख्यमंत्री जी के लिए बल्कि जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर, चूंकि आपने कहा कि अरविंद साहब एक महत्वपूर्ण मुद्दा, अरविंद साहब, क्योंकि ये कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। यूपी के चुनाव हो, कोई भी राज्य हो, कास्ट और मजहब की बहुत राजनीति होती है। आपको लग रहा है कि मुद्दे हावी होंगे या सिर्फ कास्ट का खेल होगा यहाँ? नहीं, देखिए जाति का फैक्टर तो अपना काम करता है, लेकिन 2014 के बाद जो है जातियां जिस तरह से अपना जो एक मूस की लड़ाई होती है वो अलग हट करके जिस तरह जो है वो विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हुई है, मुझे लगता है कि 2024 का जो माहौल था वो माहौल नहीं रहेगा। कारण क्या है कि आपने देखा कि किस तरह से जो नैरेटिव बनाया गया था कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीखे तेवर के जरिए, अपने विचारों के जरिए कहीं ना कहीं जाहिर कर दिया कि ये सारा कुछ जो है उनके खिलाफ एक महज माहौल बना गया। आपने देखा कि हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, जिसमें पूरे भारत की नजर लगी हुई थी, वो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ एक माहौल था वह पूरी तरह से तार तार हुआ है। कहते हैं ना कि झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है, तो वह जान जो है पूरी तरह से निकल चुकी है। मुझे लगता है कि मुद्दा जो है, चलिए मैं लौटूंगा सर। आजम खान साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ। आजम साहब, कैसी तैयारी है? क्योंकि अखिलेश यादव का जो बयान आया उसको बीजेपी कह रही है कि ये देखिए अभी हार रहे, और हार के डर से अभी से कहने लगे कि ये तो दबंगई से, ये प्रशासन के दम पर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हकीकत बयान करी है जो बीते उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी, आजम साहब यही तो कह रही है ना बीजेपी की, ये तो बहाने ढूंढने लगे अभी से। आज उन्होंने ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। हम भी आज आपके चैनल में बैठ के ये आशा करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। हम लोग तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। हमने तो अपना कैंडिडेट भी 3-4 महीना पहले घोषित कर रखा है। बीजेपी का तो कैंडिडेट भी सामने नहीं है, तो हम तो आगे है ही। और हमारा पीडीए जो है वो इस बात के लिए तैयार है कि भाजपा जो पीडीए का लगातार दमन कर रही है, लगातार हतोत्साहित कर रही है, लगातार हर जगह भी मौका मिलता है वहां पीडीए के साथ भाजपा अन्याय कर रही है, जिसका बदला लेने के लिए वो तैयार है। और ये वोट उनके खिलाफ नहीं, आजम साहब आपको पता है कि यहाँ पीडीए फॉर्मूला ही हिट होगा, क्योंकि अगर पीडीए जिसके साथ वो पार्टी जीत जाएगी, फिर डर काहे का सता रहा आप लोगों को? ये तो बताइए, डर क्या है आपका? डर बिल्कुल नहीं सता रहा। हम लोग तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पे भाजपा ने जो कुंदरकी और मीरापुर में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया है, जो वीडियोज आए, क्या एक मतदाता के ऊपर रिवॉल्वर तानी जा सकती है? क्या मतदाता को बैरिकेडिंग करके रोका जा सकता है क्या? तो ये चुनाव आयोग से अगर अपील
नहीं आजम साहब फिर तो सीसा मऊ और करहल में भी कर लेते ना। नहीं आजम साहब फिर सीसा मऊ और करहल भी नहीं जीतने देते फिर आपको तो। पूरा प्रयास किया था सीसा मऊ और करहल ना जीतने पाए, लेकिन वहां की महान जनता ने इनके प्रयास को विफल कर दिया। जहां की जनता नहीं विफल कर पाई कुदरत की और मीरापुर की। चलिए मैं लौटता हूं। बलराम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है, मिल्कीपुर से हमारे साथ जुड़े। बलराम जी, क्या है माहौल मिल्कीपुर का, क्योंकि आप वहां के लोकल पत्रकार हैं और आप बखूबी जानते होंगे क्या चल रहा है। मुकाबला दिलचस्प होगा, नाक की लड़ाई है, प्रतिष्ठा का सवाल है, मुद्दे हावी रहेंगे या जातिगत समीकरण हावी रहने वाले हैं इस चुनाव में? जी, हमारी आवाज जा रही क्या? जी 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 बलराम जी। मिल्कीपुर का यह चुनाव जो उपचुनाव है ये काफी अलहदा होने जा रहा है। यहाँ सीधे सीधे भाजपा और सपा में आमने सामने टक्कर है और किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की हार का बदला लेना चाह रही। वो कोई भी अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पूरा स्ट्रांग कर रही, पूरा मजबूत कर रही है। ये यहाँ मंत्री लोग लगे हुए हैं, एक एक घर जाकर के अन्य विनय कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को समझा रहे हैं। सभी बिरादरियों, जो अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, उन बिरादरियों के चौधरियों को लगा दिया गया है और कुल मिला के ऐसी स्थिति है कि कहीं भी कोई कमी ना रहने पाए चुनाव में। नहीं बलराम जी देखिए, आप ग्राउंड पर है, आप पत्रकार हैं, आप लोकल भी, आप जानते हैं। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देखिए, माना जाता है कि सत्ताधारी दल का ही होता है जो उपचुनाव होता है, सत्ताधारी दल का एक दखल होता है। लेकिन अगर दखल होता तो दखल के साथ साथ आपको लग रहा है कि मेहनत भी तो कर रही है पार्टी। 6 मंत्रियों को उतारा है, आपने खुद कहा कि एक एक हर कास्ट को साधने की कोशिश की जा रही है, तो मेहनत भी तो कर रही है। तो ग्राउंड पर आपको लग रहा है, क्योंकि योजनाएं, विकास योजनाएं भी दी, सीएम योगी कई 2 सभाएं भी कर चुके थे पहले, इससे पहले, हालांकि जब उपचुनाव का डिक्लेयर नहीं हुआ उस दौर में, तो ताकत भी तो लगा ही रही है ना पार्टी, ग्राउंड पर काम कर भी रही है ना बीजेपी, या नहीं कर रही है? पूरा प्रयास कर रही है बीजेपी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। अभी तक कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिख रहा है कि जहां प्रशासन जबरदस्ती कर रहा हो या जहां ऐसा लग रहा हो कि हाँ सत्ता पक्ष कुछ दबाव में ऐसा कुछ करने जा रहा है। आने वाले समय में क्या स्थिति होती है उसे भी नहीं कहा जा सकता। चलिए, अजीत प्रसाद हमारे साथ सपा के उम्मीदवार जुड़ गए मिल्कीपुर से, जो पहले से ही लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, जिस तारीख का इंतजार था, क्योंकि अब आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है, तैयारी कैसी है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने चैनल पे। मैं इस समय मिल्कीपुर की धरती पे हूं और आपसे बात कर रहा हूं। और आज की तारीख जो उपचुनाव की तारीख आई है, इसका हम सभी समाजवादी लोग स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, इसका अभिनंदन करते हैं और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर का उपचुनाव बहुत भारी अंतर से जीतने जा रही है। लेकिन अजीत जी, अभी अखिलेश यादव का बयान आया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सत्ता के दम पर, प्रशासन के दम पर मिल्कीपुर को जीतने की कोशिश करेंगे। तो सर, बीजेपी कह रही है देखिए अभी से बहाने ढूंढने लग गए। देखिए, जैसे अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें जबरन जो है लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। आपने देखा होगा, जबरन जो है उनको वोट डालने से रोका गया। लेकिन ये मिल्कीपुर की धरती है, ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है, ये अवधेश प्रसाद जी की धरती है और सारे लोग अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं और यहाँ पे वो षड्यंत्र नहीं चलेगा मिल्कीपुर में और समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से यहाँ पे जीतने जा रही है। अजीत जी, आपको लग रहा है कि पीडीएफ फॉर्मूला आपका सफल होगा, क्योंकि आपका अयोध्या में आपके पिताजी तो जीत गए, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सफल होगा मिल्कीपुर विधानसभा में, जिसका परिणाम आप 8 तारीख को देखोगे। लेकिन अजीत जी, बीजेपी कह रही है कि यह भ्रम नहीं चलेगा, क्योंकि पिछड़े और दलितों को पहले यह कहा गया कि संविधान के नाम पर लोगों को छला गया, गुमराह कर दिया गया और वो फैजाबाद लोकसभा सीट में किया गया। लेकिन इस बार जनता की आंखें खुल गई हैं, जनता जानती है कि बीजेपी ने विकास किया, वो इस दम पर अपनी जीत का डंका अभी से पीट रहे। हालांकि उम्मीदवार उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया है। देखिए, ये चुनाव जो है वो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका चुनाव जो उपचुनाव है उसकी घोषणा आज होती है। और जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक,
और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बुरी हार मिली है। और जो विकास की बात आप कर रहे हो, कहीं कोई विकास नहीं है, सिर्फ मंदिर का मुद्दा ये उठा के चुनाव जीतना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो सच्चाई दूसरी है। कितने लोगों का घर वहां पे उजाड़ा गया, उनकी छतें उनके सर से छीनी गई और उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिला। ये ऐसे ही बहुत बड़े ज्वलनशील मुद्दे हैं। अगर मैं आपसे बताने लगूंगा तो शायद कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। यही सबसे बड़ा कारण है इनका लोकसभा चुनाव हारना। ये तो चाहते थे कि इनका प्रत्याशी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया था वो चाहता था कि मुझे जिताइए और हम लोग मिलके संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जी, लेकिन अजीत जी देखिए, बीजेपी की तरफ से आनंद दुबे जी भी जुड़े और बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये भाई पीडीए नहीं है, ये परिवार का दल है। अब अवधेश प्रसाद के पास बाद अजीत प्रसाद ही उम्मीदवार हुए, बाकी कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? बाकी बेचारा दरी पट्टी बिछाएगा क्या? मैं आपके ही चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर कहीं परिवारवाद है तो सबसे बड़ा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, पूरी लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, तो वहां पे ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग परिवारवाद में ही जुटे हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं अजीत जी आप थोड़ा जुड़े रहिए क्योंकि लाखों लोग आपको सुन भी रहे हैं, आपकी आवाज जाए। दुबे साहब बताइए, आप परिवारवाद की बात कहते हैं कि पीडीए फॉर्मूला नहीं, ये परिवार का पीडीए फॉर्मूला है, लेकिन अजीत जी खुद कह रहे हैं कि ये तो आपकी बीजेपी में ही परिवारवाद ज्यादा है। नहीं, आप मुझे अजीत जी से पूछ के बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक कौन व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो पिता भी अध्यक्ष रहे और उनके ठीक हटने के बाद उनके बेटे को भी अध्यक्ष बना दिया गया हो? समाजवादी पार्टी में क्या अजीत प्रसाद जी जो खुद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या इनकी ये हिम्मत है कि ये ऑन कैमरा कह दें कि ये समाजवादी पार्टी के भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? इनसे बुलवाइए, इनकी हिम्मत नहीं है, ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ गुलामी करना है। अखिलेश यादव की गुलामी, पहले मुलायम सिंह जी की गुलामी की, अब अखिलेश यादव जी की करिए। और ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने पिता के जीवित रहते ही पार्टी पे कब्जा कर लिया। उनको तो भरोसा भी नहीं था कि पिताजी पार्टी उनको देंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कब्जा कर लिया। इस तरह से समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो सिर्फ परिवारवादी है। और परिवारवादी छोड़ दिए, मैं तो कहता हूं ये प्रोडक्शन हाउस हैं गुंडे माफियाओं के। ये किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे? जनता के पास जाएंगे तो जनता पूछेगी, भैया मोईद खान जो एक बच्ची, पिछड़े दलित समाज की बच्ची से गैंग रेप के में आरोपी है, आके अखिलेश यादव जी आपकी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो किस मुंह से जनता के पास जाएंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे? अजीत जी जवाब देंगे इनका? अजीत जी दुबे साहब की बात का जवाब दे पाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोइन खान की जो रिपोर्ट आई थी उसको सार्वजनिक किया गया? क्या उन्होंने बलात्कार किया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अयोध्या का निवासी हूं। आप ये कहना चाहते हैं, आप कहिए, आप ऑन कैमरा कहिए कि मोहित खान बेकसूर है। आप ऑन कैमरा कहिए कि मोहित खान बेकसूर है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं मोहित खान बेकसूर है, उनको जो है झूठे मामलों में फंसाया गया है। फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी कि आप जो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो मुसलमानों का वोट बैंक आप हथियाने के लिए जो इस तरह की घृणित प्रयास कर रहे हैं, इसका जवाब जनता आपको देगी। आपको 2024 में लोकसभा अयोध्या 54 जो सीट थी उससे आपको जवाब मिल चुका है। मुझे बहुत बड़ी बात आपके सामने नहीं कहना है। आप अभी मिल चुका है। चुनाव में 7 सीटें हारे हैं। लेकिन अजीत जी ठीक है, दुबे साहब, दुबे अजीत प्रसाद जी इन्होंने 6 मंत्री लगा दिए ताकत में। आपकी घेराबंदी के लिए 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। दरहन में जिस अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, 14,000 जीत पाए भाई उनके भतीजे। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कल कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन वो किसी कारण जो है उसको स्थगित किया गया है। अभी 4 दिन पहले भी आए और आज पूरा टोटल वो 5 बार आ चुके हैं मिल्कीपुर में, और पूरी कैबिनेट जो है मिल्कीपुर में लगा दी गई है। तो आपको लग रहा है आपको हरा पाएंगे लोग? नहीं, पूरी मिल्कीपुर की महान जनता, अयोध्या की महान जनता ने मूड बना लिया है और वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है।
और समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतने जा रही है। दुबे साहब ये देखिए सीधे उम्मीदवार कह रहा है आपसे, जो घर घर जा रहा है, और ये अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, जो जिन्होंने आपको अयोध्या में धूल चटाई। जी यही बात ये उपचुनाव में भी कह रहे थे कि सारी की सारी सीटें जीत जाएंगे। करहल में स्थिति ये हुई कि जहां 67,000 से अखिलेश यादव जीते, उसी परिवार के व्यक्ति को मात्र 14,000 से जीत मिली। इन्होंने क्या किया, लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दिया। जनता ने कहा परिवार नहीं चलने देंगे, पति के बाद पत्नी, पिता के बाद बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। क्या समाजवादी पार्टी में मिल्कीपुर में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो अजीत प्रसाद से योग्य हो? अजीत प्रसाद की योग्यता सिर्फ इतनी है कि वो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, और जनता इस बात को कह रही है। और आने दीजिए नतीजे, जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तब आप देखिएगा अजीत यादव जी खोजे नहीं मिलेंगे, अजीत प्रसाद जी। चले अजीत जी बने रहिए, मैं लौटा हूं दुबे साहब। इसका जवाब आजम खान साहब से लेता हूं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आजम खान साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी में परिवारवाद है ज्यादा, और अगर अजीत प्रसाद ही क्यों, अवधेश प्रसाद के बाद। लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। 7 सालों में इन्होंने सरकार चलाई, कोई अपनी अच्छी बात करवाने में ये सक्षम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं। पुलिस और प्रशासन की गुंडाई से सीटें जीत जाते हैं, इनके एजेंट वोट डालते हैं, बूथ लूटते हैं, और चुनाव आयोग सुनता नहीं है विपक्ष की। कितने एप्लीकेशन चुनाव आयोग को दिए गए, विपक्ष की किसी भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया। तो दबंगाई और गुंडाई से चुनाव जीतना जनता से चुनाव जीता हुआ नहीं माना जाता। जिस दिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीत लीजिएगा, उसी रात के टीवी में कहिएगा घर उसे कि इलेक्शन जीता है। ये चोरी से जीता गया इलेक्शन है। ठीक है दुबे साहब से पूछिए कि कुंदरकी में इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, वो करीब 1.5 लाख वोट से चुनाव हारे हैं। बताइए 1.5 लाख वोट से चुनाव हारे हैं। अरे शर्म अब स्वीकार करिए, अब तो चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। अब मानिए कि जनता आपको नकार चुकी है, जनता बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होने वालों की राजनीति को नकार चुकी है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा लेते रह जाएगी। मैं आ रहा हूँ दुबे साहब रुकिए, आजम खान साहब रुकिए, और भी मेहमान एक मिनट मैं आ रहा हूँ। ठीक है आजम साहब रुकिए, दुबे साहब रुकिए। अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक है। अरे रुकिए दुबे साहब, आजम खान साहब देखिए, ठीक है हमारे साथ देखिए अरविंद जयतिलक हमारे साथ जुड़ा है। अरविंद जी देखिए, यहाँ हमारे सपा के उम्मीदवार भी हैं और सपा के प्रवक्ता भी, लेकिन अरविंद जी ये एक बड़ी बात है कि फायदा ऐसा नहीं है कि सपा बिल्कुल ही एक तरफा बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जो वहां से पहले विधायक थे, जिन्होंने अयोध्या जीती, जिनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर आपने देखा राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव बराबर लेकर साथ चल रहे हैं, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा ये अजीत प्रसाद के लिए, वोटर के जहन में ये फर्क नहीं पड़ेगा। जयप्रकाश जी देखिए, एक महसर बदायूनी का शेर है कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ये तो मिल्कीपुर की जनता तय करेगी, लेकिन एक चीज तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014, 19, 17, 22 में समझ रही थी कि पूरी जनता जो उसके फेवर में है, और जिस तरह 2024 के चुनाव में गच्चा खाए उसके बाद अपनी रणनीति बदल ली है, वह बूथ प्रबंधन पर इस कदर से जो है जुटी हुई है कि आपने उसका परिणाम जो है उपचुनाव में देखा। मुझे लगता है कि जिस तरह से आधा दर्जन से अधिक मंत्री और वहां पे कार्यकर्ता जो बड़े बड़े जुटे हुए हैं, वो जिस तरह से आपके ग्राउंड रिपोर्टर भी कह रहे थे कि नहीं जनता के बीच जाकर के घर घर जाकर के, तो देखिए जमीन पर जो है बूथ प्रबंधन जिसका मजबूत होगा वही चुनाव को जीतेगा। रही बात की क्या आप एक नेता पुत्र या सांसद पुत्र का वो उतना ही तवज्जो मिलेगी, तो यह देश देख चुका है कि किस तरह से बड़ी बड़ी हस्तियां जो है चुनाव को हार चुकी है।
केवल गाल बजाने से कुछ होता नहीं। समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं, देश की जनता तय करती है। एक बात और है कि क्या यह परिवारवाद जो है, क्या जनता को इससे गुरेज है या उसके फेवर में है? तो ये आप हर जगह जो है उसका परिणाम अलग अलग रूप में देख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूं कि परिवारवाद में भी वही लोग कामयाब होते हैं जो कि जनता के बीच जाकर के काम करते हैं। लेकिन जो सांसद जो है एक अपराधी के साथ, गुनाहगार के साथ कंधा जोड़ता है और उसका बेटा जो उम्मीदवार है खुलेआम कहता है बेकसूर है, जब तक कि अभी तक न्यायालय का फैसला नहीं आया, तो ये जनता को तय करना होगा कि आप किस तरह के उम्मीदवार को ये तो वोट बैंक है ना सर, पीडीए में तो यही है ना। अजीत प्रसाद जी, जैसे अयोध्या में आपके पिताजी ने जीत हासिल की, उसके बाद उनका एक कद बढ़ा, एक सियासी हैसियत बढ़ी, उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ी, और यही जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्योंकि ये सीएम योगी की नाक की लड़ाई है, ये अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अगर आप इनको हराते तो ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं सियासी कद को बढ़ाएगा। लेकिन आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, किस मुद्दे के तहत लड़ रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं जो बीजेपी को घेर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपके दो प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। एक परिवारवाद का मुद्दा आपने उठाया जी, मैं नहीं, ये बीजेपी उठा रही है और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ, हाँ, उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया। मैं आपसे सिर्फ एक लाइन में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कई करोड़ नौजवानों, बेरोजगारों, वंचितों और शोषित और दलितों के मसीहा का अपमान अभी किया। मैं जानना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके बेटे में कौन सी काबिलियत है कि जिनको बीसीसीआई के एक अहम पद पे बैठाया गया। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, केंद्र की सरकार आज तीसरी बार बनी है, राज्य की सरकार दूसरी बार चल रही है, तो ऐसे कौन सा वो है कि आपको पूरा कैबिनेट मिल्कीपुर में उतारना पड़ा, आपको स्वयं दर्जनों बार आना पड़ा, आपने विकास किया है तो आप तो ऐसे ही जीत जाओगे। आज चुनाव की घोषणा भी हो गई है, आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। आप पता कर लीजिए, मेरी बात अभी आपसे हो रही है, आप पता कर लो, अभी मिल्कीपुर में ये प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पाए हैं, तो आप कैसी बात करते हो? चलिए दुबे साहब जवाब दीजिएगा, मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूं इस पर। देखिए, इन्होंने स्वयं प्रमाण दे दिया कि हमारी पार्टी के पास बहुत से नेता हैं, बहुत से मंत्री हैं, इसलिए सारे चुनाव में लगे हैं। इनकी पार्टी में अखिलेश जी ने किसी को नेता नहीं बनने दिया, तो ये अकेले पड़े हुए हैं, इसमें हमारा कसूर तो है नहीं। अभी मैंने इनसे कहा कि अगर हिम्मत हो अजीत प्रसाद जी में तो ये कह के दिखाएं कि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं इस चैनल पर कि मैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता हूं, प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता हूं और मैं भाजपा में किसी पद पे जा सकता हूं। इनकी हिम्मत नहीं है, ये नहीं कह सकते कि मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊंगा और अखिलेश यादव जी को हटा दूंगा कुर्सी से। अगर हिम्मत हो तो कह के दिखाए, तो मैं मान लूं कि इनकी पार्टी में परिवारवाद है, पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद। नहीं अजीत जी, ये देखिए, ये बीजेपी देखिए आपको इस मुद्दे पर तो घेरेगी। अजीत प्रसाद जी, आपको इस मुद्दे पर तो घेरा जाएगा कि देखिए अवधेश प्रसाद के बाद अजीत प्रसाद ही क्यों। अब देखिए आनंद दुबे जी आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं और आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अवधेश प्रसाद जी का राजनीतिक कैरियर आप उठा के देख लो। वो 9 बार के मिल्कीपुर, 2 बार मिल्कीपुर और 7 बार सोहावल, अब उसका नाम बदल के बीकापुर हो गया है, वहां से 7 बार विधायक थे। और 2024 में उनको अयोध्या की महान जनता ने लोकसभा चुनाव में उनको विजयी बनाया। और झूठी, मक्कार और जो से जुमलों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का जो काम किया है, उससे सारी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और उनको और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि परिवारवाद समाजवादी पार्टी में नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा परिवारवाद अगर कहीं चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। तो अजीत जी ये लड़ाई है, तो अजीत जी आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच? देखिए, मिल्कीपुर जो है सबसे बड़ा और सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, वहां पे छुट्टे जानवरों का। आज भी किसान इतने ठंडी में अपने घर में नहीं सोता है। मिल्कीपुर में आप कभी भी समय लेके आइएगा और वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट करिएगा, और वहां पे अपनी फसल को बचाने के लिए वो अपने छोटे बच्चों को, परिवार को छोड़ के फसल को रखाने के लिए वो रात रात
समय अपना तो में बिता रहा है कि उसकी फसल खराब ना हो, और सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और दलाली का सबसे बड़ा अड्डा भी हो गया है मिल्कीपुर, ये भी मैं बताना चाहता हूं। ठीक, दुबे साहब दीजिए जवाब। छुट्टा, ये तो आपकी सरकार, भ्रष्टाचार ये भी आपकी बिना पैसा दिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, बिना पैसा दिए छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जवाब ले लेता हूं सर, पार्टी के प्रवक्ता बैठे, इनके जवाब देंगे। ये मुद्दा है, बताइए। ठीक है, वो क्या फैक्टर रहेगा चुनाव में, लेकिन इनके लिए ये मुद्दा है और किसानों का वाकई में मुद्दा है। नहीं देखिए, हमारी सरकार, और मैं एक मिनट आपसे रोकूंगा भी, और जगह आपको एक जो निराश्रित गोवंश है अजीत आ रहा हूं, मैं अजीत जी आ रहा हूं आपके पास आऊंगा। हाँ, लेकिन ये चाहते हैं कि किसानों के नाम पर गोकशी की इजाजत दी जाए। यही तो समाजवादी पार्टी की मानसिकता है। वो चाहते हैं कि गोवंश की हत्या हो, गोवंश मारा जाए। इसीलिए अरे तो सर छुटकारा तो दिलाइए ना किसानों को, फिर रास्ता क्या है सर? किसानों को रास्ता क्या है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हम गोवंश की रक्षा करेंगे और किसानों की फसल को नुकसान न हो इसकी व्यवस्था भी करते रहेंगे। नहीं तो रास्ता क्या सर, कैसे होगा? ये तो मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए हर ब्लॉक में, हर गांव के आसपास हमने निराश्रित गोवंश बनाने का काम किया है। सरकार लगातार उसको और बढ़ावा दे रही है। जो निराश्रित गोवंश है उनका संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग ये किसानों के बीच मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोवंश का कत्ल करना चाहते हैं, उनकी तस्करी कराना चाहते हैं, यही इनका एजेंडा। ठीक है अजीत जी, कहिए अजीत जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से कहिए। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ मिल्कीपुर की ही बात करूंगा और किसी विधानसभा की कहीं अलग में बात नहीं करूंगा। जितने लोग आज तक छुट्टे जानवरों से जिनकी मौत हुई है, जिनकी जान गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके घर पे जाके उनके छोटे बच्चे, परिवार वालों से कभी सहायता दिया है? आप इसकी मुझे जानकारी दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सैकड़ों लोगों की जान जो है छोटे जानवरों से गई हुई है। जहां भी इस तरह की अगर कोई घटना हुई है, सरकार आप केंद्र से लेके गई है, राज्य सरकार में बैठे हुए हैं, की समुचित व्यवस्था की गई है। अरे हमने तो सबको आयुष्मान कार्ड। चलिए ठीक है अजीत जी, ठीक है। दुबे साहब आप देखना होगा। दुबे साहब चलिए, आपके मुद्दे हावी रहते ही है वो है। मेरा आखिरी सवाल, अजीत प्रसाद जी आपको विधायक बनने की बधाई दे दूं? बिल्कुल आपको बधाई, आपको धन्यवाद। चलिए दुबे साहब ये तो बधाई लेके जा रहे हैं, अब देख लीजिए क्या होगा बीजेपी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में इतना, आजम साहब आपका भी और हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान जुड़े उनका भी। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।